मॉर्निंग, नमस्कार डियर स्टूडेंट। क्लास 10th आरबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम जो 30 तारीख को होना है मैथमेटिक्स का, उसके लिए जो डाउट क्वेश्चन है या प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करवा रहा हूं। जो बच्चों द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो क्वेश्चन भेजे गए हैं उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। राजस्थान के किसी भी कोने से जो क्लास 10th का विद्यार्थी है वो प्रॉब्लम्स मेरे को भेज सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या जो अपना यूट्यूब चैनल है विद्यालय का SHVM बापू नगर, इस पर जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उस वीडियो के इनबॉक्स में भी आप पेज नंबर, बुक में से पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर भेज सकते हैं, या पूरा क्वेश्चन लिख के भी भेज सकते हैं। पेज नंबर लिखना है आपको बुक में से, जैसे कोई 159 पेज पर कोई क्वेश्चन है तो आपको पेज नंबर लिखना है 159, और क्वेश्चन नंबर 7 है तो 7 लिखना है। मैं आपको हल करवा के SHVM बापू नगर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लूंगा ताकि आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ये आप उसके इनबॉक्स में भी भेज सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं 94 144 39 564। ध्यान रहे, क्लास 10th के किसी भी अध्याय का कोई भी समस्या हो, एग्जाम्पल हो, प्रमेय हो, या फिर कोई प्रश्न माला का प्रश्न हो, आप भेज सकते हैं। ध्यान रहे, SHVM बापू नगर जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन द्वारा आप तुरंत जो अपडेट है वो मिलते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन दबाएं। SHVM बापू नगर। धन्यवाद। ये 16 का स्क्वायर हम ज्ञात कर रहे हैं। एक प्रश्न आया है 16 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सूत्र अनुरूपण द्वारा। तो देखिए, सूत्र अनुरूपण द्वारा किस तरीके से हम किसी भी संख्याओं का वर्ग करते हैं। सबसे पहले हमें खंड बनाने हैं, 3 खंड बनेंगे। फिर उसके बाद में पहले लिखेंगे हम एक, ये सूत्र के नियमानुसार होगा हमेशा। उसके बाद में लिखेंगे इकाई अंक, तो इकाई अंक हो गया हमारा 6, फिर इकाई अंक का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। अब बाएं से दाएं गए, अब दाएं से बाएं की ओर लिखेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे तृतीय खंड में, द्वितीय खंड में दाई अंक लिखेंगे, दाई अंक हमारा 1, फिर लिखेंगे दाई अंक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। 36 और 1 का गुणा 36, 6 और 1 का गुणा 6, 1 और 1 का गुणा 1। अब जो मध्य खंड है, दूसरा खंड, इसमें जो लिखी हुई संख्या है इसका दुगुना करना है या फिर इसी को इसी में जोड़ना है। अर्थात जो 6 है, 6 में या तो 6 को जोड़ो या फिर 6 के साथ 2 का गुणा करो। दोनों में से किसी एक तरीके से आपको प्रश्न हल करना है। अर्थ वही होगा, 6 का दुगुना करे तो भी 12 होता है, 6 में यदि 6 को ही जोड़े तो भी 12 ही होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा 36 ऑब्लिक 6 और 6 हो जाएगा 12 ऑब्लिक 1। अब हम इसको जोड़ेंगे, या फिर ये कह सकते हैं प्रत्येक खंड में हमें एक एक अंक रखना है, इसलिए 3 को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये 3 यहाँ जुड़ जाएगा और 12 और 3 15 हो जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा। 15 में से 1 को यहाँ लाएंगे तो यहाँ 5 रह जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे और फिर ऑब्लिक हटा देंगे। या फिर आप योग कर सकते हैं इस तरीके से, जो संख्या लिखते हैं उसके बाद में नीचे आने वाली संख्या का इकाई अंक ऊपर वाली संख्या के दाई के अंक के नीचे लिखते हैं। जैसे 12 है तो 12 का इकाई अंक 2 है तो ऊपर वाली संख्या के दाई के अंक के नीचे लिखेंगे। फिर आगे 1 है तो नीचे वाली ऊपर वाली संख्या जो 12 है उसके दाई के अंक के नीचे 1 को लिखेंगे। इस तरीके से 6 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। इस तरीके से उत्तर आ गया 256। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है 1/x-4, एक प्रकार का समीकरण है और वैदिक विधि से इसको हल करना है, और उस विधि का नाम है साम्य समुच्चय। साम्य समुच्चय सूत्र का उपयोग करके इसको हल करना है। आसान सा प्रश्न है, ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप दोनों पक्षों को यदि ध्यानपूर्वक देख पाओ तो साम्य समुच्चय के नियमानुसार दोनों तरफ जो अंश है वो समान है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम हरों के योग को देखते हैं। हरों का योग यदि समान है तो किसी एक योग के बराबर शून्य लिखकर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x और x का योग 2x हो जाएगा, -4 और -6 का योग -10 हो जाएगा। यहाँ भी इसी तरीके से 2x और -10, अर्थात हरों का योग समान है। तो देखिए, दोनों पक्षों में अंश भी समान होना चाहिए, तो दोनों पक्षों में अंश भी समान है। हरों का योग दोनों पक्षों में हरों का योग
सबसे पहले बाया पक्ष लेते हैं। बाएं पक्ष में है x माइनस 4 प्लस x माइनस 6, तो योग हो गया x और x हो गया 2x माइनस 4 और माइनस 6 हो गए माइनस के 10, तथा अब दाया पक्ष लेते हैं। तो दाया पक्ष जो है वो हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 8 और योग हो गया x और x 2x माइनस 2 और माइनस 8 माइनस के 10। इस तरीके से आप बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों के योग को देख पा रहे हो, तो दोनों का योग है वो समान है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो दोनों में से किसी एक के बराबर में शून्य लेके इस प्रश्न को हल करते हैं, ये साम्य समुच्चय का नियम है। तो अब देखिए, अब 2x माइनस 10 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 10, पक्षांतर किया मैंने, माइनस 10 जब दाएं पक्ष में गया तो प्लस का हो गया, x के गुणा में 2 ये भाग में चला जाएगा अर्थात 10/2 हो जाएगा और x का मान निकल कर आ जाएगा 5। ध्यान रहे, शून्य जो साम्य समुच्चय वाला आपका जो सूत्र है उसके अनुसार इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रहे कि दो पक्ष होंगे और दोनों पक्षों में दो पद होंगे और सभी का अंश है वो समान होना चाहिए। और फिर देखते हैं हम हरों का योग, और हरों का योग यदि समान है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में, तो उसके बाद में हम किसी एक योग के बराबर, दोनों योग समान है कोई भी योग ले लो और उसके बराबर शून्य ले लो, उसके बाद में हम उसको हल करेंगे सामान्य समीकरण के रूप में। रैखिक समीकरण आपने पढ़ा ही होगा, रैखिक समीकरण के रूप में हल करेंगे और आपका x का मान आ गया इस तरीके से 5। एक क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय का यानी कि यूक्लिड विभाजन जो परिमेय है वो आप जानते हैं, वैसे छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। a बराबर bq प्लस r, जहां r है वो शेषफल है, q है वो भागफल है और b है वो है भाजक, तो a है भाज्य। यहां से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है? a बराबर bq प्लस r, प्रतीकों के रूप में व्यापक रूप में मैंने लिखा है इसको। सामान्यतः इसको हम छोटी कक्षाओं में इस तरीके से पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका उपयोग करके धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का घन है वो बताना है कि वो इस स्वरूप का है, नो क्यू प्लस 1 नो क्यू प्लस 8 के रूप का है, ये हमें सिद्ध करना है या बताना है। तो देखिए, ध्यान रहे हमारे पास में जो संख्या है वो 9 क्यू है, इसलिए जब हम बी क्यू का मतलब यहाँ बी क्यू प्लस आर ए बराबर जब हम पढ़ते हैं तो बी का मतलब होता है भाजक, तो भाजक के स्थान पर 9 है, तो या तो बी का मान हम 9 लेंगे या फिर ऐसा मान लेंगे जो 9 का गुणनखंड हो और उसका जब हम घन करेंगे तो वो 9 या 9 से 9 का गुणज हो। तो देखिए, सबसे पहले माना दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है, जहां बी बराबर, अब देखिए मैं पहले बता चुका हूं कि बी का मान आप इस तरीके से लोगे, या तो बी का मान 9 लो जो कि आपके प्रश्न में दे रखा है, या फिर बी का मान यदि आप छोटा लेना चाहते हो तो 9 का गुणनखंड लो। तो आप जानते हैं 9 के गुणनखंड ये होते हैं 1, 3 और 9, 1, 3 और 9, इसमें से एक यदि लेंगे, बी का मान यदि 1 लेते हैं तो ध्यान रहे जब हम घन करेंगे तो वापस 9 या 9 का गुणज जाना चाहिए, तो 1 का घन करने पर 9 या 9 का गुणज नहीं आएगा, इसलिए हम इसके स्थान पर 3 भी ले सकते हैं। आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं और आप चाहे तो 9 भी ले सकते हैं। वैसे संख्यात्मक मान जितना छोटा होगा तो हल करने में आसानी होगी, इसलिए सामान्यतः 3 ही लेते हैं, तो b बराबर हो गया 3। लेकिन 3 क्यों लिया ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जहां b बराबर हो गया 3 तब यूक्लिड विभाजन तो प्रेमिका है, प्रेमिका से हो जाएगा a बराबर b के स्थान पर है 3, इसलिए अब आप सामान्य तो हम a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, लेकिन जो सिद्ध करना है उसमें भी क्यू है, इसलिए यहाँ क्यू के स्थान पर हम कोई दूसरा पद लिख लेते हैं, m लिख देते हैं।
3m प्लस r। मैंने q के स्थान पर m इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें q है। a बराबर हो गया 3m प्लस r। ये हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए जहां जो आपका r है, जहां जो आपका r है वो ध्यान रहे r हमेशा भाजक से छोटा होता है। अर्थात हमारा यहाँ भाजक है 3, तो 3 से होगा छोटा, यहाँ होगा 0 के बराबर या 0 से होगा बड़ा। तो यहाँ से r जो है वो 0 होगा या फिर 0 से होगा बड़ा, या तो 0 होगा इज इक्वल टू 0 या 0 से होगा बड़ा। अर्थात 0 से r बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, परंतु जो r है वो 3 से हमेशा छोटा होगा क्योंकि 3 आपका भाजक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो r का मान है वो या तो 0 होगा या 1 होगा तथा 2 होगा, या 0, 1 या 2, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तब प्राप्त धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। धनात्मक पूर्णांक इसमें जब मान रखेंगे r का तो पहला हो जाएगा 3m प्लस 0 यानी 3m, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3m प्लस 1, और जब 2 रखेंगे तब हो जाएगा 3m प्लस 2। ये 3 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुए। अब इनका क्या करना है? घन। तो स्टेप फर्स्ट, पहले पूर्णांक का घन करेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तो स्टेप फर्स्ट या चरण फर्स्ट में हम लेंगे, चरण फर्स्ट में हम घन करेंगे a का क्यूब, और a के बराबर पहले पद में क्या है? धनात्मक पूर्णांक 3 है, तो 3m का क्यूब। अब देखिए पूर्णांकों का घन, पूर्णांकों का क्या कर रहे हैं? हम घन कर रहे हैं। यहाँ ये भी लिख सकते हैं पूर्णांकों का घन। तो देखिए यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का घन 27 और m क्यूब। अब इसमें हम आगे हल करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे, कॉमन आ जाएगा 9, तो पीछे बच जाएगा 9 का भाग 3 बार m क्यूब। अब यहां से जो आपका 3m क्यूब है उसके स्थान पर हम क्यूब पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब। यहाँ क्या किया हमने किया 3m क्यूब बराबर क्यू को पुट किया, तो आपका उत्तर आ गया 9 क्यूब। अर्थात जो दिया गया आपके पास में धनात्मक पूर्णांक था 3m, इसका घन है वो किस स्वरूप का होगा? 9 क्यूब, अर्थात 9 क्यूब। ये पहला उत्तर आ गया हमारा। दूसरा जो चरण है या स्टेप 2 है, स्टेप 2 या चरण 2 में हमारा जो दूसरा पूर्णांक लेंगे, तो दूसरा पूर्णांक आपके पास में है 3m प्लस 1, तो क्यूब करेंगे इसका घन, तो हो जाएगा ये घन। अब देखिए आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b के होल क्यूब के बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर प्लस हो जाएगा 3ab, कोष्टक में हो जाएगा a प्लस b। ये सर्वसमीका पढ़ी होगी। इस सर्वसमीका से इसको हम हल करेंगे, तो देखिए यहां से पहले हो जाएगा 3 का क्यूब यानी 27, m का क्यूब यानी m क्यूब, फिर हो जाएगा b का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1, प्लस 3ab यानी 3m और 1 का गुणा, तो हो जाएगा 9m, फिर हो जाएगा 3m का गुणा हो गया। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab का गुणा हो गया, कोष्टक में आ जाएगा 3m प्लस 1। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, तो ये तो हो गया 27m क्यूब, 1 प्लस इसका गुणा कर देते हैं इनके साथ, तो ये हो जाएगा 27m स्क्वायर, और 9 और 1 से गुणा किया तो हो जाएगा 9m और 1 से गुणा किया तो 9m हो गया। देखिए आगे व्यवस्थित लिख देता हूं पहले 27m क्यूब के बाद में 27m स्क्वायर और उसके बाद में 9m, और सबसे अंत में लिख देंगे 1।
हमें इससे लाना है 9 क्यूब प्लस 1, इसलिए प्लस 1 तो आपका आ गया। अब सिर्फ इससे लाना है हमें 9 क्यूब। तो देखिए यहाँ से 9 कॉमन ले लेता हूं मैं, ये 9 कॉमन ले लिया तो 9 का भाग 27 में 3 बार, 3 m क्यूब रहा, सॉरी 3 m क्यूब रहा, फिर 9 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर m की घात 2 यानी स्क्वायर, फिर 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा तो प्लस में बच जाएगा m, और बार प्लस 1 है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे क्यूब, तो हो जाएगा 9 क्यूब, और बार है प्लस 1 तो प्लस 1 यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर, यानी कि चूंकि 3m की घात 3 प्लस 3m की घात 2 प्लस m, इसके बराबर हमने पुट कर दिया क्यूब। तो हमारा दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन आ गया 9 क्यूब प्लस 1 के रूप का, जो कि हमें लाना था। अब बचा तीसरा पूर्णांक और चरण नंबर 3, स्टेप 3, चरण 3 में हम घन करेंगे तीसरे धनात्मक पूर्णांक का। तो तीसरा जो धनात्मक पूर्णांक था हमारा वो था 3m प्लस 2, इसका घन। वही सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं, सर्वसमीका आपको याद नहीं है तो नोटेड कर दो, नोट कर दो इस सर्वसमीका को, a प्लस बी का होल क्यूब, नोट कीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, ये सर्वसमीका है। इसको आप और आगे खोल के लिखना चाहते हो तो सीधा ये भी लिख सकते हो, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपकी सर्वसमीका है। इसके अंतर्गत इनका मान रख के हम प्रश्न को हल करेंगे। ये है सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। यदि इसका भी गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम देखिए इस सर्वसमीका का उपयोग करके इसको हल करते हैं। यहां से देखिए a का क्यूब यानी 3m का क्यूब 27m क्यूब, b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का घन 8, फिर हो जाएगा 3a स्क्वायर b 3 और a स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ 3a स्क्वायर का मतलब हो गया 3 और 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर और 3 से गुणा करेंगे तो 27m स्क्वायर, 27m स्क्वायर और b के मान से गुणा करेंगे तो 54m स्क्वायर, सॉरी b नहीं m, 54m स्क्वायर। देखिए ऐसे 3a स्क्वायर b, 3 की जगह 3, a स्क्वायर की जगह है 3m, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और m का m स्क्वायर, और फिर उसके साथ में b है तो ये 2, 3 और 2 का गुना हो गया 6, 6 और 9 का गुना हो गया 54, और पास में आ गया m स्क्वायर। ये मैंने सर्वसमीका में मान रखा है, आपने आपको भी सर्वसमीका जो नोट करवाई उसमें। फिर हो जाएगा ये हो गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, अब हो जाएगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी 3 गुणा a यानी 3m गुणा b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 का गुणा 12, 12 और 4 का गुणा 36m, ये हो गया 36m। ये सर्वसमीका खोल दी। अब हमें जो तीसरा धनात्मक पूर्णांक का घन लाना है वो इस स्वरूप में लाना है, तो प्लस 8 आएगा पीछे और यहाँ भी प्लस 8 है, इसको पीछे ले जाएंगे। देखिए यहाँ से 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8, ये 8 तो आपका आ गया। अब यहाँ से आपको लाना है 9m, तो देखिए यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये 9 कॉमन ले लिया, इनमें 9 कॉमन लेते ही हो जाएगा 9 3 27, 3 रह जाएगा, 9 6 54, 6 रह जाएगा, 9 4 36, 4 रह जाएगा, और इसके बाद है प्लस 8। अब इसकी जगह हमें क्यू पुट करना है, तो क्यू पुट कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ से अब देखिए ये हो गया 9 के साथ में इस पूरे के स्थान पर हमने क्यू पुट कर दिया, ये हो गया क्यू प्लस 8, यहाँ लिखना पड़ेगा क्यू किसके स्थान पर पुट किया, 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर क्यू। अर्थात हमारे जो धनात्मक पूर्णांक थे, धनात्मक पूर्णांक का जो घन था 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 8, उस तीनों स्वरूपों में हमने प्राप्त किया। पहले हमारे पास 9 क्यूब आया, फिर 9 क्यूब प्लस 1 आया और अब 9 क्यूब प्लस 8 आ गया। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ध्यान रहे, आप सोच रहे होंगे यहाँ m कॉमन आ रहा है, कॉमन क्यों नहीं लिया? आखिर हम कॉमन भी लेते
तो m को बाहर रख के उसी के स्थान पर q पुट करना पड़ता, इसलिए m कॉमन लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ नो के साथ में चाहिए q। तो जो मान रहेगा पीछे, यदि m कॉमन लिया हुआ होता तो इसके बाहर में m कॉमन लेकर कोष्टक में लिखकर भी उसके बाद बराबर में q लिखता। समझ में आ गया होगा। देखिए देखिए प्रश्न दे रखा है 210 और 55, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैथ और समापत्ति और विधि का उपयोग करना है यूक्लिड विभाजन। तो देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न है 210 और 55। देखिए इनमें सबसे पहले हमें ये पता करना है, चरणबद्ध तरीके से सॉल्व करेंगे। चरण फर्स्ट, 210 जो है वो ग्रेटर देन है 55 से, अर्थात जो बड़ा पद है उसमें छोटे पद का भाग देंगे। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या हो जाएगा, जब हम संख्या भाजक का भाग देंगे तो भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 210 के अंतर्गत भाग देंगे 55 का। तो देखिए यहां से 210 के अंतर्गत 55 का भाग देंगे, तो 55 का भाग जो है वो यदि 4 बार देते हैं तो 220 आ जाएंगे, इसलिए भाग जाएगा 3 बार, और 3 बार जाएगा तो आ जाएगा 15 और 1 16 165, यानी भाग दिया 55 का और भाग गया कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस शेषफल, तो 165 आया, जबकि आपके पास में थे 210, इसलिए शेषफल हो जाएगा 10 में से 5 5, यहाँ रह गया 0, 10 में से 6 4, यानी शेषफल आ गया 45। आप चाहो तो इसके पास में भी इस तरीके से भाग कर सकते हो, आप इस तरीके से यहाँ पास में भाग के रूप में भी लिख सकते हो साइड में। यहाँ से 210 में आपने भाग दिया 55 का, भाग गया 3 बार, आया 165 और शेषफल रह गया 45। अब देखिए यहाँ से अब चरण नंबर 2, चरण 2 में क्या करेंगे, जो भाजक है उसको शेषफल के अंतर्गत वापस यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करेंगे। अभी जिस तरीके से इस संख्या में इसका भाग दिया उसी प्रकार यहाँ पर हम लेंगे भाजक और शेषफल। तो भाजक है 55, ग्रेटर देन है इससे 45, यानी जो शेषफल है उससे। अब वापस वही तरीका अपनाना है जो चरण फर्स्ट में अपनाया, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या, बड़ी संख्या में भाग देंगे छोटी संख्या का, अर्थात 45 का। 45 का भाग 55 में जाएगा 1 बार और शेषफल रह जाएगा 10। आप चाहो तो यहाँ इसी तरीके से अभी दिया इसी तरीके से भाग भी दे सकते हो। 55 में 45 का भाग गया 1 बार और शेषफल आ गया 10। ये आप मौखिक भी कर सकते हो, रफ कॉपी में भी हल कर सकते हो, या लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ से चरण नंबर 3, ये कार्य तब तक करेंगे इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से जब तक कि यहाँ शेषफल 0 नहीं हो जाता। तो चरण नंबर 3, चरण 3 में हर बार आपको भाजक और शेषफल की बात करनी है। तो भाजक है 45 और शेषफल 10, तो 45 जो है वो ग्रेटर देन है 10 से, यानी बड़ा है 10 से। और वापस यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हो जाएगा 10 का भाग देंगे 45 के अंतर्गत, तो 45 के अंतर्गत 10 का भाग जाएगा 4 बार, आ जाएगा 40, इसलिए शेषफल बच जाएगा 5। इसी तरीके से चरण नंबर 4, चरण नंबर 4, चरण 4 में अब आपका भाजक 10 है और शेषफल 5, तो 10 और 5 की बात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, अर्थात 5 का भाग देंगे 10 में, 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, शेषफल बच जाएगा 0, अर्थात शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो आपका जो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हल करने का तरीका है वो पूरा हो गया, और आपका जो एचसीएफ है वो होगा जिसका भाग देने पर
शेषफल 0 आया वो आपका एचसीएफ होगा। तो 5 का भाग देने पर शेषफल 0 आया, इसलिए इस दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 10 हो गया। अतः एचसीएफ किसका 210 व 55 का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्व समाप्रत्यय क्या आ गया 5, अर्थात महत्व समाप्रत्यय वही होगा। हम जब चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले बड़ी संख्या जो है उसके अंदर छोटी संख्या का भाग देंगे, फिर ये तरीका तब तक अपनाएंगे जब तक शेषफल कुछ न कुछ आता रहे। शेषफल का भाग हमेशा भाजक के अंतर्गत देते रहेंगे। जब शेषफल शून्य हो जाए तो हम देखेंगे किस भाजक का भाग देने पर शेषफल शून्य हुआ है, वही भाजक आपका एचसीएफ कहलाएगा। इसलिए 210 और 55 का जो है वो एचसीएफ आ गया 5। अभी जिस तरीके से युगलिड विभाजन का परिमेय द्वारा मैंने आपको एचसीएफ ज्ञात करना सिखाया, उस तरीके से वीडियो में मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूं आपको 420 और 130 का, उसके द्वारा आपको इसको हल करके इनबॉक्स के अंतर्गत आपके उत्तर को कमेंट करना है। ठीक है, देखिए सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रहे। √3, √5, √7, √2 इस तरीके से जो अपरिमेय संख्या है उनको सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बहुत इजी है, ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दिया तो प्रश्न समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे, और जब हमारे कल्पना जो हमारे द्वारा की गई कल्पना का विरोधाभास प्रकट होगा तो वो परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगी। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां √3 के बराबर हो जाएगा a/b। आप p/q a/b जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, p/q भी लिख सकते हो या a/b भी लिख सकते हो। आपने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या पूर्णांकों को p/q के रूप में लिखते हैं, वही परिमेय संख्या होती है। तो यदि √3 परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। ज्यादातर p/q डेफिनेशन आपने पढ़ी है परिभाषा, तो आप इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। जहां आपने ये भी पढ़ा था कि pq के रूप में लिखने के बाद में p और q सहअभाज्य संख्या है, कोप्राइम। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो सहअभाज्य संख्या होती क्या है, सहअभाज्य संख्या कोप्राइम क्या होती है। देखिए सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई ना हो तो उसे कहते हैं सहअभाज्य। जैसे कि एग्जांपल के लिए आ गया 4 और 5। 4 और 5 के यदि गुणनखंड की बात करें तो इस दोनों में केवल एक ऐसा गुणनखंड है, एक मतलब 1 ऐसा गुणनखंड है जो 4 और 5 में उभयनिष्ठ है, अर्थात एक का ही भाग 4 और 5 दोनों में जा रहा है। अन्यथा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए 2 की बात करें तो 2 का भाग 4 में पूरा जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। 5 की बात करें तो 5 में 5 का भाग जाएगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा। इसका मतलब है एक के अलावा अन्य कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो 4 और 5 दोनों का उभयनिष्ठ हो, अर्थात तब हम कहेंगे 4 और 5 सहअभाज्य संख्या है। तो कहने का अर्थ है परिमेय संख्याओं को जब हम p/q के रूप में लिखते हैं तो p और जो q है उस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वो भिन्न का सबसे सरलतम रूप होता है, उसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता एक के अलावा। ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो p और q है √3 बराबर हम p/q के रूप में इसलिए लिखा क्योंकि √3 परिमेय संख्या है, और यदि ये √3 परिमेय संख्या है तो ये भी p/q के स्वरूप की होगी, p/q के बराबर होगी, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब आपको मैंने पहले समझा दिया कि कोई भी कॉमन गुणनखंड एक के अलावा ना हो, सहअभाज्य पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों के अंदर वर्ग करते हैं। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 3 और p² / q²। अब वजन गुणा कर लेते हैं।
तो हो जाएगा 3q² बराबर p²। अब यहाँ से 3q² के गुणा में जो है वो q² के जो गुणा में है वो 3p² के भाग में चला जाएगा। एक परिमेय आपने पढ़ा था कि किसी संख्या का यदि वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी उससे विभाज्य होगा। अर्थात यहाँ पर p² जो है वो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तब p भी 3 से विभाज्य होगा, p भी 3 से विभाज्य होगा। ये एक परिमेय है कि जब किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी उसी से विभाज्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, यदि किसी संख्या का वर्ग आ गया 64, 64 के अंतर्गत यदि 2 का भाग जा रहा है, 8 का वर्ग है 64, 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 64 का वर्गमूल निकालो, 8 उसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कि किसी संख्या के वर्ग में यदि किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसके वर्गमूल में भी उसका भाग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि p है वो 3 से विभाज्य होगा, p है वो 3 से विभाज्य होगा। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें मैं समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं। अब समीकरण 1 में जो आपका p है वो तो 3 से विभाज्य हो गया। अब p को हटाना है और q को 3 से विभाज्य करवाना है, इसलिए हम p की जगह कोई अन्य मान पुट करेंगे। ध्यान रहे यदि √3 को सिद्ध कर रहे हो तो एक संख्या 3 को ही पुट करना है, √5 को सिद्ध कर रहे हो तो अंक है वो 5 पुट करना है, √2 को सिद्ध कर रहे हो तो पुट है वो 2 करना है। 2 के साथ में एक चर भी लेना है, चर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ p q दिया हुआ तो आप r ले सकते हो, यदि यहाँ a b लिया होता तो c ले सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के चर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो संख्यात्मक पद लेंगे वो √ कौन सा सिद्ध कर रहे हैं उस पर लेंगे। यदि √3 सिद्ध कर रहे हैं तो 3 लेंगे, √5 सिद्ध कर रहे हैं तो 5 लेंगे, √2 सिद्ध कर रहे हैं तो 2 लेंगे, √7 सिद्ध कर रहे हैं तो 7 लेंगे, √11 सिद्ध कर रहे हैं तो 11 लेंगे। इस तरीके से तो देखिए यहाँ से हम √3 को सिद्ध कर रहे हैं तो p के स्थान पर या जो विभाज्य होगा उसी के स्थान पर लिखना है। √1 में p बराबर 3r रखने पर यदि यहाँ होता √5 तो 5r रखते, होता √2 तो 2r रखते, होता √7 तो 7r रखते। ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि परीक्षा में √3 को ही पूछा जाए, इसके स्थान पर √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे इस एक परिमेय से हम सारे परिमेयों को सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि जो √3 है उसकी जगह √5 है तो जहां √3 है वहां 5 रखेंगे और जहां पुट हम 3r कर रहे हैं वहां 5r करेंगे। √7 है तो जहां √3 है वहां √7 होगा और जहां हम पुट कर रहे 3r वहां 7r करेंगे। जहां √2 है तो √3 की जगह √2 होगा और या p के स्थान पर 2r रखेंगे। बस इतना सा डिफरेंट है, बाकी जो लिखने की लैंग्वेज है और जो तरीका है वो बिल्कुल समान है, उसी तरीके से हल करना है। इसलिए आप एक इस √3 को सिद्ध करते हुए ध्यानपूर्वक देख लेते हो, समझ लेते हो तो आप अन्य किसी भी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से अब पुट कर लिया, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए आपने क्या था, आपके पास में था 3q² बराबर p²। p की जगह क्या पुट करना है 3r, तो यहाँ से हो जाएगा 3q², p की जगह रखना है 3r तो 3r का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3q², 3 का वर्ग हो जाएगा 9, r का r²। अब देखिए दोनों तरफ 3 से कट रहा है, 3 का भाग दोनों पक्षों में जा रहा है इसलिए दे दिया, तो यहाँ रह गया q² और इधर रह गया 3r²। अब यहाँ से देखिए r² बराबर क्या आ जाएगा, 3 जो भाग में है गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, q² बटा 3। अर्थात वही बात आई जो p² में थी, क्या q² है जो है वो 3 से विभाज्य है, अर्थात q² 3 से विभाज्य है, q² 3 से विभाज्य है, तब q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए p भी 3 से विभाज्य,
Q भी 3 से विभाज्य, जबकि हमने तो कहा था कि P और Q सहअभाज्य है। इसका मतलब कोई गुणनखंड जो है एक के अलावा उभयनिष्ठ नहीं है, जबकि यहाँ तो 3 है वो उभयनिष्ठ है। अर्थात हमारे द्वारा जो कल्पना की गई थी कि √3 एक परिमेय संख्या है और P और Q सहअभाज्य है, उसका विरोधाभास प्रकट हो रहा है। यहाँ P और Q में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P और Q सहअभाज्य नहीं है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक ये पूर्णांक है, परंतु P व Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः यह सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। जब हमारी कल्पना का ही विरोधाभास प्रकट हो रहा है तो हमारी कल्पना जो थी उसका विपरीत रूप ही इसका उत्तर होगा, अर्थात √3 को हमने परिमेय माना था, तो अतः √3 है वो परिमेय न होकर क्या हो जाएगी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। समझ में आ गया होगा। आसान सा प्रश्न है। √3 के स्थान पर √5, √7 मैं आपको अन्य 2 और क्वेश्चन डालता हूं जिसको आपको स्वयं सिद्ध करना है, खुद सिद्ध करोगे। √1 डालता हूं, √2 और एक क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। एक तो हो गया आपके √2 को आपको सिद्ध करना है और दूसरा हो गया √5। इसी तरीके से सिद्ध करना जो √3 को सिद्ध करवाया। ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। देखिए यहाँ से यदि वो बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात करते हैं और उसका इसमें भाग देते हैं तो शेषफल 5 और इसमें देते हैं तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। तब देखिए यदि हम 2053 में भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 5 को घटा देते हैं तो 2048 एवं 967 में भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 7 घटा देते हैं तो 960। अर्थात 2048 और 960 पूर्ण विभाजित होगा क्योंकि जो शेषफल प्राप्त हो रहा था उनको घटा दिया। अर्थात अतः 2048 व 960 का HCF ज्ञात करना है। देखिए 2048 और 960 को बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण विभाजित करेगी, पूर्ण विभाजित करेगी। तब देखिए पूर्ण विभाजित करेगी इसका मतलब होता है ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इस दोनों को पूर्ण विभाजित करती हो, तो हम इस दोनों का HCF ज्ञात कर लेंगे। अब HCF 2 तरीके से होता है, एक तो युगलित विभाजन परिमेय से होता है और एक गुणनखंड विधि से होता है। दोनों में से किस तरीके का उपयोग कर सकते हैं? एक 2048 का करेंगे विभाज्य गुणनखंड और एक करेंगे 960। देखिए यहाँ से 2 से ये हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा, 2 से ये 2 2 4 हो जाएगा, 5 10 और 6 हो जाएगा। ये 2 से ये हो जाएगा 2, ये 2 2 4, ये 8 2 16 हो जाएगा। ये 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 2 के बाद में ये हो जाएगा 8, सॉरी ये हो जाएगा 32। फिर 2 से इधर मैं लिखता हूँ इसके आगे, ये हो गया 32 में फिर 2 का भाग दिया तो आ गया 16, 16 में फिर 2 का भाग दिया तो आ गया 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 2 2 और 1। इस तरीके से 2048 के गुणनखंड हो गए। अब करते हैं 960 के, तो 2 4 2 8, 8 2 16,
4 2 8, 8 2 16, 2 से 2 2 4, 4 2 8 और 0 हो गया। फिर 2 से 12 हो गया, 0 हो गया। 2 से 60 हो गया, 2 से फिर 30 हो गया, 2 से ये 15 हो गए, 15 में 3 का भाग दिया तो 5 हो गए और 5 से ये 1। देखिए एक बार वापस अब बाकी गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग 1 बार, 0 आ गया। 4 में 2 बार, 8 में 4 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 2 का भाग 5 में 2 बार, पीछे 1 11, 11 में 5 बार, पीछे 1 12, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 5 में 2 बार, 4 पीछे 1 16, 16 में 8 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का 6 में 3 बार, 2 का 4 में 2 बार, 2 का 3 में 1 बार और 12 में 6 बार, 16 में 2 का 8 बार, 8 में 2 का 4 बार, 4 में 2 का 2 बार, 2 का 2 में 1 बार, 2 का 9 में 4 बार, पीछे 1 16 में 2 का 8 बार, फिर 0, फिर 2 का 4 में 2 बार, 2 का 8 में 4 बार, फिर 0, फिर 2 का 2 में 1 बार, 2 का 4 में 2 बार, फिर 0, 2 का 12 में 6 बार, फिर 0, 2 का 6 में 3 बार, फिर 0, फिर 2 का 3 में 1 बार, 1 बचा, 10 में 5 बार, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 का, 15 में 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। अतः HCF देख लेते हैं। HCF क्या होगा? दोनों गुणनखंडों में जो गुणनखंड कॉमन है वो HCF होगा। तो यहाँ पर 2 है वो 1 2 3 4 5 और 6 बार है, तो यहाँ भी 6 से ज्यादा ही है, तो 2 को ले लेंगे 6 बार गुणा। उसके बाद में और कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो यही आपका HCF होगा। इसको खोल देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 4 5 और 6 गुणा कर देते हैं। 2 का पहाड़ा 2 बार, 4, 4 का पहाड़ा 2 बार, 8, 8 का पहाड़ा 2 बार, 16, 16 का पहाड़ा 2 बार, 32 और 32 का पहाड़ा 2 बार, 64। अर्थात ऐसी संख्या जो 2048 और 960 को पूर्ण विभाजित करे वो संख्या होगी 64। इसलिए 64 का जब भाग हम 2053 में देंगे तो शेषफल 5 प्राप्त होगा और 967 में देंगे तो 7 प्राप्त होगा। अतः आपका जो उत्तर है वो क्या आ गया? बड़ी से बड़ी संख्या जो 2053 और 967 को पूर्ण विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त होती है, अतः वह संख्या है 64। एक आयताकार बरामदा है, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। तो सबसे पहले तो वर्गाकार टाइल की विमा ज्ञात करेंगे कि कितने साइज की है वो वर्गाकार टाइल लगानी है। जैसे हमारे पास टाइल की विमा आ जाएगी तो हम बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करके टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले हम वर्गाकार जो टाइल है उसकी विमा कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसकी विमा ज्ञात करेंगे इस दोनों का HCF ज्ञात करके, अर्थात महत्व समापत्ति ज्ञात करके। तो सबसे पहले जो लंबाई है बरामदे की वो है बराबर में 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। इसको पहले सेंटीमीटर में बदल देते हैं मात्रक समान करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है तथा जो चौड़ाई है वो चौड़ाई आपकी 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई और चौड़ाई है। यानी कि इसके अंतर्गत यदि वर्गाकार टाइलें लगानी है तो टाइल की जो विमा यानी वर्ग की जो भुजा, टाइल वर्गाकार है तो उसकी जो भुजा ज्ञात करनी है वो भुजा होगी इस दोनों नापों का HCF यानी इस दोनों का महत्व समापत्ति। तो देखिए महत्व समापत्ति ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। पहले 1872 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग 9 2 18, 3 2 6, 6 2 12, 2 का भाग 4 8, पीछे 1 13, 6 12, पीछे 1 8 16, फिर 2 का भाग 2 2 4, 3 2 8, 3 2 6 4 2 8, 2 का भाग 2 1 2, 2 1 2, पीछे 1 7 14, आगे 7 8 और 9 अंकों का योग 9 हो रहा है इसलिए 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, पीछे रहे 2 हो गए 27, 3 9 27। अब ये आगे देखिए
अभी 3 का भाग जाएगा, 3 1 3 3 3 9 और 13 का भाग जाएगा, ये गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार करेंगे 1320 का गुणनखंड, तो 2 का भाग 6 12 6 12 और 0, 2 का भाग 3 6 3 6 और 0, 2 का भाग 2 1 2 1 13 6 12 5 10, 6 और 5 11 और 1 12, अंकों का योग 12 हो रहा है, इसलिए 3 के भाजकता के नियमानुसार ये 3 से पूर्ण विभाज्य। 3 का भाग 16 में 5 बार, पीछे 1 हो गया 15, 5 बार, 5 का भाग जाएगा 11 बार, 11 का जाएगा 1 बार। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इस दो संख्याओं का हम ज्ञात कर लेते हैं HCF। अतः HCF जो है वो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से यहाँ पर 2 है, वो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होंगे दोनों में, वही आपका HCF होगा। तो देखिए यहाँ 2 की घात 3 है, यानी 2 3 बार है, तो 2 तो जो न्यूनतम उभयनिष्ठ संख्या है 2 है, वो 2 की 2 गुना 2 ले लेंगे, यानी जो जिसके जोड़े बन रहे हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा और 2 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा बस, और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो गुणा में आ जाएगा 3, 2 का पाड़ा 2 बार 4, 4 का पाड़ा 2 बार 8 और 8 का पाड़ा 3 बार 24, इसलिए HCF आ गया 24। अर्थात जो आपको वर्गाकार टाइलें लगानी है किसमें, आयताकार बरामदे में, उसकी जो विमा है वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अतः वर्गाकार टाइल की जो भुजा है वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। हमने HCF क्यों ज्ञात किया, क्योंकि जो वर्गाकार टाइलें लगानी है बरामदे के अंतर्गत, उसी टाइल की विमा ज्ञात करनी थी, टाइल की भुजा ज्ञात करनी थी, तो जो HCF है वही टाइल की भुजा होगी, तो टाइल की भुजा निकल कर आई 24 सेंटीमीटर। अब हमें टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए अब देखिए आगे, अब टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर, देखिए कहां लगानी है, बरामदे में लगानी, कहां लगानी है, बरामदे में, तो बरामदे का क्षेत्रफल बटा क्या लगानी है, कैसी टाइलें लगानी है, वर्गाकार, तो एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, यानी बरामदे का क्षेत्रफल बटा एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल, ये हो गया आपके बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे में लगानी है तो बरामदे का क्षेत्रफल बटा एक, कैसी टाइलें लगानी, वर्गाकार, तो एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। देखिए यहां से बरामदा कैसा है, आयताकार, बरामदा कैसा है, आयताकार, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 1872 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 1320 सेंटीमीटर बटा एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, और एक वर्ग की भुजा भी हमने ज्ञात की, कितनी आई थी 24 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 24 गुणा 24। अब देखिए ये 4 से कटेगा, 4 4 16, 4 की भाजकता के नियमानुसार अंतिम दो अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में 4 का भाग जाएगा, तो यहाँ से देखिए 4 72 में जा रहा है, 4 4 16, पीछे बचे 2 27, 6 4 24, पीछे 3 32, 8 4 32, और यहाँ गया 4 का भाग 6 बार। अब देखिए यहाँ से 6 का भाग भी जा रहा है, तो हो जाएगा ये 7 6 42 और 8 6 48, 7 6 42, पीछे रहे 4 हो गया 48, 8 6 48, इस तरीके से 78 गुणा आ गया 1320 बट्टे में है 24। अब 24 को भी काट देते हैं, तो देखिए यहां से यहाँ लिखता हूं मैं, ये 2 से तो कटे गई, 3 2 6 और 9 2 18, गुणा में होगा 1320 और नीचे 2 से कट गया 12, अब 12 से ये कट जाएगा 39 गुणा, देखिए 12 1 12, पीछे 1 12 1 12 और 0, अब गुणा कर देते, 0 पहले ही आ गया, 11 से गुणा करेंगे तो 9 99,
हासिल 9, 11 3 33, 33 और 9 42 और टाइल आ गई 4290। बात समझ में आ गई होगी।